हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज से हम क्लास 10th साइंस का फिज़िक्स का जो पार्ट है उसको कवर करने वाले हैं। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है फिज़िक्स का, जिसमें हम लोग आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट को कवर करेंगे। अब ये जो पार्ट है 10th का, ये आपके सीबीएसई हो गया, चाहे आईसीएसई हो गया, या फिर जितने भी स्टेट बोर्ड हैं। अभी स्पेशली तो मैं सीजी बोर्ड के लिए बना रहा हूँ, बट वैसे जितने भी स्टेट बोर्ड हैं हमारे, सभी में ये टॉपिक है। तो आप इस पूरी क्लासेस को देखिए। इंग्लिश मीडियम में ये क्लास हमारी रहेगी, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इससे, है ना। और बारी बारी से इसको समझते जाइए। तो बेसिकली यदि मैं स्टार्ट करूँ तो होता क्या है बच्चों की, फिज़िक्स का नाम सुनते ही कई लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, ऐसा कहना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि फ़िज़िक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। होता क्या है कि हम लोग शुरुआत से ही हमने फ़िज़िक्स को थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया। अभी भी यदि आप फ़िज़िक्स को समझना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आप उसका उंगली पकड़िए, तो वो ऑटोमेटिकली वो ऐसा है कि वो आपको अपने सर पे बैठा लेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप शुरुआत करेंगे फ़िज़िक्स को समझना, तो फ़िज़िक्स आपको इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा, इतना एक्टिविटी बेस्ड सब्जेक्ट लगेगा कि फिर आपको फ़िज़िक्स सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट लगने लगेगा, जो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें से, है ना। तो चलिए इधर उधर की बातें हम छोड़ते हैं और हमारे क्लास में आते हैं अपन लोग। तो जैसे आज का टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट से आप सभी लोग परिचित हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सर्किट अपन बाद में देखेंगे। कहने का मतलब परिचित मैंने इसलिए बोला क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का आप लोग हर जगह यूज़ कर रहे हैं, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं, या कई लोग करंट बोलते हैं, है ना। बिजली आई चली गई। तो भाई जैसे मैं अभी ये मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, उस पर बैटरी लगी हुई है, उसको चार्ज करना है मुझे, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चार्ज करूँगा। बल्ब जल रहे हैं, ट्यूबलाइट्स जल रहे हैं, वो मैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चार्ज करूँगा। फ़ैन चल रहा है, या मतलब जितने भी अप्लाइंसेस हैं, हम देखते हैं सुबह उठने से लेकर के हमारे रात को सोने से पहले तक में आपके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिसिटी के अप्लाइंसेस ही भरे पड़े हैं, है ना। आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो बिना टीवी के रहना भी मुश्किल हो गया है ना। तो सारी चीज़ें बेस्ड हैं इस इलेक्ट्रिसिटी पे ही बेस्ड, ठीक है। तो यूजेस तो आप अच्छे खासे समझ गए इसके बारे में। इसमें इसके अलावा जैसे नॉर्मल कुछ यूजेस बताऊं मैं, कि जैसे हम देखते हैं, है ना, हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो उसका जो पिक्चर हमारी रेटिना पे बन रहा है, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनको अपन आगे पढ़ेंगे। हालांकि हमारा ये 10th क्लास है, तो अपन अपने सिलेबस के दायरे में रह करके ही इसमें बातें करेंगे, ठीक। तो जैसे मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है या इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो मैं दरअसल इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रीफाइड होना, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट दोनों को अलग अलग मानता हूं। रीज़न क्या है, दरअसल इलेक्ट्रीफाइड होना मतलब किसी भी मटेरियल के पास में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आ जाना, और जो इलेक्ट्रिक करंट है आपका, दैट इलेक्ट्रिक करंट इज एनर्जी, एक एनर्जी है वो, है ना, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, जो यूज़ आप लोग देख रहे हैं। तो अब ये इलेक्ट्रीफाइड होना, या इसको अपन एक और नाम से जानते हैं चार्ज्ड होना, चार्ज हो जाना, है ना। जैसे मोबाइल आप लोग बोलते हो चार्ज हो गया है बैटरी में हमारा, ठीक। तो ये चार्ज होना कौन सी प्रॉपर्टी है, तो दरअसल ये एक प्रॉपर्टी है फोर्स अप्लाई करने वाली, है ना। अब फोर्स अप्लाई करने वाली का कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने बिल्कुल ये काम किया होगा कि जब आप छोटे थे तो आप स्केल ले लिया करते थे या पेन ले लिया करते थे, और उसको अपने बालों पे ऐसे रब करके, रगड़ करके, फिर आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको आप खींचते थे, है ना। तो टुकड़े जो होते थे वो अपने आप जो है पेन की तरफ या स्केल की तरफ ऊपर उठ जाया करते थे, ठीक है। मेरे ख्याल से किया होगा आपने ये। तो दरअसल आखिर ऐसा उस पेन के साथ में या स्केल के साथ में क्या हुआ था, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि वो स्केल या फिर वो पेन जिसे हमने रब करा था अपने बालों के साथ में, वो पेन हमारा या वो स्केल इलेक्ट्रीफाइड हो गया, या हम कहें चार्ज्ड हो गया, ठीक है। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा इसमें। तो यदि जब मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान में रखें इस चीज़ को कि जो चार्ज है हमारा, चार्ज का इन्वेंशन, या हम कहें सबसे पहली बार चार्ज के बारे में या इस फोर्स के बारे में, जिस फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहा हूँ,
कि जो टीनी पार्टिकल्स थे, टीनी हमारे पीस ऑफ पेपर्स थे, उसको अट्रैक्ट कर रहा था पेन हमारा। तो जो ये फोर्स का पहला हमारा शुरुआत हुआ था वो 6th सेंचुरी के आसपास में हुआ था, अराउंड 600 BC। और सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में पता लगाया था वो थे हमारे थेल्स, और उनको जो मटेरियल मिला था उस मटेरियल का नाम है अंबर। अंबर एक्चुअली एक रेजिनस मटेरियल होता है जो ग्रीक के शी शोर पे मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अभी हमारा क्या है इसमें आगे अपन देखते हैं। क्लियर है बात ये? तो इतनी बात आप समझ गए है ना। अभी हम आगे बात करते हैं इसमें कि जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रीफाइड होना एक दरअसल एक प्रॉपर्टी है, एक फोर्स का एक प्रॉपर्टी है। तो यदि हमको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है तो सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रीफाइड होना, या मैं कहूँ चार्ज्ड होना, या चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, इसके बारे में मुझे समझना बहुत ज़रूरी है पहले, क्योंकि ये भी आपका एक पार्ट है जो आपको कवर करना है कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्जेस के बीच में फोर्सेस कैसा लगता है। ये आपके उसमें बुक में एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि फोर्स है ना, तो पेन ने क्या करा, उन टीनी पीस ऑफ पेपर्स को जो है उसने अट्रैक्ट करा। तो क्या जैसे पेन मेरा चार्ज हो गया या इलेक्ट्रीफाइड हो गया, तो क्या सिर्फ वो अट्रैक्ट ही कर सकता है, या सिर्फ उन्हीं पीस ऑफ पेपर्स को ही अट्रैक्ट कर सकता है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे थेल्स ने उन्होंने जो मटेरियल अंबर का जो पता लगाया था, तो उन्होंने जब अंबर को वुलन क्लॉथ से रब किया, तो उस अंबर के रॉड ने जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको अपनी तरफ में अट्रैक्ट किया, उन पर एक फोर्स लगाया और फोर्स लगा करके उसको अपने ऊपर खींच लिया, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को कि फोर्स, मैं फोर्स पर आ रहा हूं, है ना, ध्यान रखिएगा इसको। तो अंबर भी मेरा वुलन क्लॉथ से जब हमने उसको रब किया तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया। क्लियर है बात ये? तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो हमारे साइंटिस्टों ने पता लगाया कि यदि हम उसको किसी दूसरे मटेरियल के साथ में रब करते हैं तो रब करने से उस मटेरियल में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आती है जिसकी वजह से वो दूसरे स्मॉल पार्टिकल्स को, स्मॉल मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है बात। तो ये जो प्रॉपर्टी, ये जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल के पास में आ रही है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज्ड, या हम कहें इलेक्ट्रीफाइड होना। क्लियर है बात? ठीक है। तो इसका जो बेसिक सी जो हमारी बात थी, इसमें मैं क्या कह रहा था कि हम बार बार क्या कर रहे हैं, मटेरियल्स के साथ में हम उसको रब कर रहे हैं ना। तो मटेरियल्स को जब हम आपस में रब कर रहे हैं, बाय रबिंग मटेरियल गेट्स चार्ज्ड, मटेरियल गेट्स द या अक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, है ना, चार्जिंग का। तो चलिए हम उसको समझते हैं। जैसे किसका किसका मैंने नाम लिया आपसे, अपन बात करें इसके बारे में। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि अंबर का एक रॉड था, ध्यान से देखिएगा, अंबर रॉड है ना, रॉड बोल रहे हैं अपन। इसको हमने रगड़ा था किससे? वूलन क्लॉथ से, ठीक है, वूलन क्लॉथ से। इसी तरीके से एबोनाइट की रॉड है, ध्यान से समझिएगा, एबोनाइट की रॉड है। इसको भी यदि हम वुलन क्लॉथ से रगड़ें या फर से रगड़ें तो वो भी हमारा इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है ना। फर लिख सकते हैं या वुलन क्लॉथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वुलन क्लॉथ, ठीक है। देयरफॉर हमने ग्लास रॉड के साथ भी सेम ऐसा ही किया। हमने क्या करा, ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ से रगड़ा, सिल्क क्लॉथ के साथ पे रब किया, ठीक है। ग्लास रॉड लिया, उसको सिल्क क्लॉथ लेकर के उस ग्लास रॉड को रब किया, तो भी हमने वही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देखी। कौन सी? तो वो प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है बात ये? तो आपने देखा होगा कि भाई ये मैं रॉड्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन अचानक से मैंने जो ग्लास रॉड था उसको दूसरी साइड पे लिख दिया। अब ये क्यों किया, तो इसके बारे में हम लोग अभी कुछ देर में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो ठीक है, तो अभी तक आप ये बात बिल्कुल समझ गए कि यदि हम किसी भी ऐसे मटेरियल्स, जो कुछ स्पेसिफिक मटेरियल हैं, इनको जब हम रब करते हैं तो रब करने से वो मटेरियल चार्ज हो जाता है। अब
यदि आप बोले भाई ये तो कहने वाली बातें हो गई हैं, बुक में लिखा हुआ है, आप कैसे देखेंगे? तो आपने कैसे देखा था? आपने पेन के थ्रू देखा हुआ था या स्केल के थ्रू देखा हुआ था। इसके अलावा आप कैसे देख सकते हैं? तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 2 बलून्स लें, है ना, क्या करें आप 2 बलून्स लें और दोनों बलून को आप एयर से फिल कर लें, है ना, एयर फिल कर लें दोनों पे। और एयर फिल करने के बाद दोनों, एक बलून को पहले क्या करें, उसको आप अच्छे से फर क्लॉथ से, घर में मांगिएगा आप अपने, फर क्लॉथ से बलून को प्रॉपरली रब कर लीजिए। रब ऐसा करना है कि बलून फूटे ना, आपका बस्ट ना हो, है ना। तो उसको आप प्रॉपरली रब कर लें और रब करने के बाद उसको एक स्ट्रिंग की सहायता से, हेल्प से उसको आप कहीं पर लटका दें। ठीक है, लटक गया आपका बलून वो। इसके बाद जो आपने दूसरा बलून लिया था उसको भी आप क्या करो, उसको भी आप सेम वही प्रोसेस अपनाओ, फर के साथ में रब करो बढ़िया से। और रब करने के बाद अब आप क्या करो कि उस बलून को पहले वाले बलून के पास में लेके जाओ जो धागे से लटका हुआ था। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 2 बलून लिए, पहले वाले बलून को पे हमने एयर भरा और उसको एक स्ट्रिंग की मदद से, धागे की मदद से, है ना, धागा, हाँ धागा, ठीक है, धागे की मदद से हमने उसको लटका दिया। अब दूसरा बलून हमने लिया, उसको भी हमने फर से रब करा, ठीक है, और अब उसको पहले वाले बलून के पास में लेकर के जा रहे हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, एक स्पेशल चीज़ है ना, ये आपके लिए एक्टिविटी है, आप करके देखें इस चीज़ को। तो अब आप क्या देखते हो कि वो जो पहले वाला बलून था जो लटका हुआ था, जैसे ही मैं इसको पास में लेकर के आ रहा हूँ तो वो बेचारा दूर भाग रहा है ना। क्या हो रहा है? वो दूर भाग रहा है। तो दूर भाग रहा है मतलब भाई कैसे दूर भाग रहा है? कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर वर्क करनी चाहिए तब तो वो दूर जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। और कौन सा फोर्स लग रहा है? भगाने वाला, जिसको हम कहते हैं रिपल्शन वाला फोर्स लग रहा है। ठीक है, अभी तक जितने भी फोर्सेस आपने देखे थे, ये जो मैंने आपको जो एग्जांपल अभी मैंने दिया उसमें आपने देखा कि इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, जबकि इससे पहले जितने भी हमने मटेरियल देखे थे उन सभी के सभी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। तो ऐसा भी नहीं है, इनके साथ में भी वही केसेस है ना। कैसे? आप समझिए, बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा इसको, और कुछ जो चीज़ें आपको नोट करने लायक लगे उनको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते जाएं। अब आप देखिए कैसे। सपोज मान के चलिए आपने एक अंबर का रॉड लिया, है ना, इस तरीके से मैंने एक अंबर का रॉड लिया। ये लटकाने की व्यवस्था है, ये मेरा एक धागा है और ये अंबर का रॉड है। ठीक है, और इस रॉड को मैंने क्या करा, वही रबिंग वाला तरीका, किसके साथ में आप रब कर रहे हो उसको? वुलन क्लॉथ के साथ में रब कर रहे हैं। तो वुलन क्लॉथ के साथ में इस अंबर के रॉड को मैंने रब करके ऐसा लटका दिया। क्लियर है बात इसमें? अब एक और मैंने वुलन क्लॉथ लिया, एक और मैंने अंबर रॉड लिया और उसको भी सेम वुलन क्लॉथ के साथ में रब किया। और रब करने के बाद जब मैं उस अंबर के रॉड को इसके पास में लेकर के आता हूं तो मैं क्या देखता हूं? सेम वही फोर्स ऑफ रिपल्शन, है ना। सेम आपके जो मटेरियल्स आ रहे थे, है ना, वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जैसे आपका बलून दूर जा रहा था, बलून एक दूसरे के दूर जा रहे थे। यही सेम तरीका यदि मैं एबोनाइट के साथ में कर दूं, अब अंबर की जगह में मैंने क्या करा? एबोनाइट ले लिया, उसके साथ में भी सेम यही प्रोसेस। सिल्क ग्लास रॉड ले लिया, है ना, ध्यान से देखिए, ग्लास रॉड ले लिया मैंने सेम अंबर की तरफ पे, और ग्लास रॉड को रब किया मैंने सिल्क के साथ में, एक लटकाया, एक को मैं उसके पास में लेकर के गया। तो दूसरा वाला ग्लास रॉड क्या कर रहा है? पहले वाले ग्लास रॉड को रिपेल कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है। क्लियर है बात ये? तो इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन हमारे वर्क कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब यदि इन्हीं के बीच में हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो अब आप समझिएगा कि यदि मैंने क्या करा, यहाँ से हम देखते हैं इसको कि सपोज एक लिया मैंने ग्लास रॉड, यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग की सहायता से, ठीक है, एक ग्लास रॉड ऐसा ले लिया, ठीक है, समझिएगा इसको। ये ग्लास रॉड ले लिया और ग्लास रॉड को मैंने क्या करा हुआ है? सिल्क के क्लॉथ के साथ में अच्छे से रब करके लटकाया हुआ है वहाँ पर। और जब रब करूँगा तो आपको पता है कि रबिंग करने से उसके पास में कौन सी प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाएगी? चार्ज्ड वाली प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या करा? मैंने दूसरा एक एबोनाइट का रॉड लिया इस बार, है ना, और एबोनाइट के रॉड को मैंने वुलन क्लॉथ के साथ में रब किया। ठीक, और रब करने के बाद अब यदि मैं इसके पास में एक एबोनाइट वाला रॉड लेकर के आता हूँ,
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब एबोनाइट वाला रॉड लेकर के आ रहा हूं, तो अब ये यहां पर जो है ये इसको दूर नहीं भगा रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है यहां पर, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। और यहां पर क्या कर रहा था, ये रिपेल कर रहा था। ठीक है, तो ये हल्का सा डिफरेंस ध्यान से समझिएगा कि जब मैंने ग्लास रॉड, है ना, ये देखिए ध्यान से, इस वाली लाइन का ग्लास रॉड किसके साथ में मैंने लेकर के गया, मैं इस वाली लाइन के एबोनाइट के साथ में लेकर के गया, तो वहां पर वो अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन इसके पहले जब सेम लाइन वाले को मैं लेकर के आ रहा था, जैसे अंबर रॉड और एबोनाइट को, तो वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। या ग्लास रॉड को ग्लास रॉड के साथ में ले जाऊं तो भी वो रिपेल कर रहे थे। जैसे यहाँ पर अंबर को अंबर से किया, आप अंबर और एबोनाइट ले लीजिए ना, तो दोनों में वही सेम कंडीशंस होंगी, वो भी आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लियर है बात इतनी? तो इस तरीके से आपने देखा कि इन जो प्रॉपर जो मेरे लाइनअप वाले जो मटेरियल्स हैं उनके पास में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली या फोर्स ऑफ रिपल्शन वाली। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब वर्क कर रहा है या फोर्स ऑफ रिपल्शन कब वर्क कर रहा है, ये दोनों आपने इस पे यहाँ पर देखा। ठीक है, क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब ये समझिए ध्यान से कि हमने ये कहा कि जब मैंने इसको रब करा तो रब करने से मेरा ये मटेरियल इलेक्ट्रिफाइड हो गया, या हम कहें क्या हो गया, वो चार्ज्ड हो गया। ठीक है, हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिए समझिएगा, बाय रबिंग द मटेरियल गेट इलेक्ट्रिफाइड, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, चार्ज्ड। ठीक है, क्लियर है बात ये? तो किसी भी मटेरियल को ऐसे रब करने से हम उसको इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं या चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो फिनोमिना है रबिंग वाला, इसको भी अपन एक नाम दे सकते हैं यहाँ पर, बाय रबिंग द मटेरियल गेट इलेक्ट्रीफाइड एंड चार्ज्ड, दिस फिनोमिना। ये हालांकि बाहर है बट फिर भी समझ लें आप लोग, दिस फिनोमिना। चलिए, स्पेलिंग यदि मिस्टेक होंगी तो आप ध्यान रखिएगा, अपन इंग्लिश की क्लासेस में नहीं है। दिस फिनोमिना is called frictional electricity. Frictional electricity। ठीक है, तो यहां तक ये बातें क्लियर है आपको, है ना? तो इसको ध्यान में रखें। अभी हमने इसमें कहीं पर भी पॉजिटिव या नेगेटिविटी की बात नहीं करी है, तो आप यदि शुरुआत से समझना चाहें कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया या नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, तो दरअसल ये जो अंबर रॉड था, है ना, इसको हम लोग कहते थे आपका रेजिनस, है ना, और ग्लास रॉड जो है उसको अपन कहते थे विट्रियस। ध्यान से ये सुन लें, बस हो गया एक बार। तो जो रेजिनस था और जो विट्रियस था, इन्हीं को हमने बाद में बाय कंडीशंस अपने फार्मूलाज के हिसाब से या हमारे हमको मदद मिल सके अपने सारे एक्शंस करने के लिए, इसमें हमने उसको पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दिया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आप बात तो समझ रहे हैं कि भाई सारे के सारे चार्ज हो रहे हैं, अब इसमें कौन सा पॉजिटिव चार्ज है कौन सा नेगेटिव चार्ज है, ये हमको ध्यान रख लेना है कि ये जो अंबर रॉड जिसको मैंने बोला रेजिनस, एंड दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज, मतलब ये इसमें नेगेटिविटी आ रही है ना, नेगेटिव चार्ज्ड। ठीक है, और ये जो ग्लास रॉड वाले जो हैं ये वाले कहलाते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना, ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो इतनी बातों को आप इसमें ध्यान में रखें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चार्ज का डेफिनेशन नहीं दिया ना, चार्ज क्या होता है, तो इस अपन बोले कि भाई व्हाट इज चार्ज, तो हम कह सकते हैं चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट गेट्स इलेक्ट्रिफाइड या बाय विच इट अक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। क्या कह सकते हैं, देखिए चार्ज की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। चार्ज, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज, तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय विच अ मटेरियल
acquire the electrification, ठीक है। या हम कह सकते हैं, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, by which shows the इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, है ना, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप चाहें तो दोनों डेफिनेशंस को यूज कर सकते हैं। व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय विच अ मटेरियल अक्वायर टू इलेक्ट्रिफिकेशन, या चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय विच a material show the electric property. And what is electric property? तो electric property is the force of applying the force of attraction or repulsion. क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत है इसमें? तो इसको नोट डाउन कर लें प्रॉपरली, ध्यान रखें, और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी आपने चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे हुआ कोई मटेरियल, इसके बारे में आपने अभी देखा। अभी हम और पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको भी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ से आया है। अभी हम थोड़ा सा पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को थोड़ा सा और समझेंगे, और चार्ज का हमारा प्रॉपर्टी क्या है उसको भी थोड़ा समझेंगे। तो देखिए, जैसे कोई भी एटम होता है, या एटम से पहले बात करें हम लोग, कोई भी मटेरियल, जैसे ये एक मटेरियल है, यहाँ बहुत सारे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कोई भी ऐसा एक मटेरियल, तो हर एक मटेरियल जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। और हर एक मॉलिक्यूल में मिनिमम एक ये बाउंडेशन है कि मिनिमम एक एटम होना ही होना चाहिए। एक से अधिक हो सकता है, बट मिनिमम एक एटम होना चाहिए। मतलब कि मटेरियल्स जो है, मटेरियल्स किससे मिलकर के बने हुए हैं? आपके मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए हैं, टेनी पार्टिकल्स। और मॉलिक्यूल्स जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? एटम से मिलकर के बना हुआ है। तो ये जो चार्ज है, दरअसल ये चार्ज हमारे उसी एटम्स के पास में प्रेजेंट रहते हैं। अब कैसे प्रेजेंट रहते हैं, किस तरीके से, तो ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एटम का जो स्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग लेते हैं, वो अपन एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर लेते हैं, एक ऐसा बॉल की तरफ पे, ये मान लेते हैं हमारा एक एटम है, और इसका जो बीच वाला जो कोर होता है, ठीक है, ये मिडल वाला जो कोर होता है, ये हमारा कहलाता है न्यूक्लियस, है ना। ध्यान से समझिएगा इसको, ये क्या कहलाएगा? आपका न्यूक्लियस, है ना। थोड़ा ध्यान से लिखिएगा इसको, स्पेलिंग्स को। इस न्यूक्लियस के अंदर में हमारे पास में दो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। तो दो चीज़ें कौन कौन से मैंने बताई? न्यूट्रॉन, है ना, ध्यान से समझिएगा, न्यूट्रॉन, और प्लस में क्या रहता है? प्रोटॉन। क्लियर है बात? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पर अवेलेबल रहते हैं? आपके उस कोर में, एटम के कोर में, जिसको हम लोग साथ में क्या बोलते हैं? इन दोनों को न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इस कोर के चारों तरफ, है ना, ऐसा एक लेयर बना करके, ऐसे कोर्स बना करके, या हम कहें शेल्स बना करके, है ना, इस तरीके से इसके बाहर तरफ में, उस जैसे बॉल होती है ना, एटम आपका एक बॉल की तरह है, और उस बॉल के फिर आगे फिर चारों तरफ अलग अलग लेयर्स में करके, है ना, शेल्स में, तो यहाँ होता है आपका इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ अपन क्या बोलेंगे इस पे? इलेक्ट्रॉन। देखिए ये इस तरीके से, ठीक है। अभी नंबर्स पे मत जाइएगा, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसके बाहरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहता है, ठीक है। तो ये क्या दिख गया आपको यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर है बात ये? तो किसी भी एटम के पास में, है ना, एटम कैसा है आपका? एटम स्फेरिकल दिख रहा है आपको। एटम के सबसे इनर कोर पे क्या दिख रहा है आपको? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दिख रहा है। और उसके आउटर शेल पे, है ना, अलग अलग ऐसे शेल्स बना करके वो क्या दिख रहे हैं आपको? ये इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ठीक है। क्लियर बात इसमें? तो अब हमने जो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी की इससे पहले बात करी थी, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि किसी भी एटम के पास में ये जो इलेक्ट्रॉन और ये जो प्रोटॉन होते हैं यहाँ पर, यही हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं,
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको हम कहते हैं हमारा नेगेटिव चार्ज। क्या बोलेंगे इसको? नेगेटिव चार्ज। और ये जो प्रोटॉन है हमारा, है ना, प्रोटॉन जो है हमारा, इसको अपन कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा एक मिनिमल चार्ज का प्रॉपर्टी हो गया, या हम कहें चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखिए आप इसमें, है ना। इसके आगे अपन बढ़ते हैं। तो जैसे ये जो एटम है हमारा, है ना, ये एटम को आपने देखा, तो एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल बना, और मॉलिक्यूल से मिलकर के क्या बना? मटेरियल बना। तो चार्ज जो होता है हमारा, चार्ज को हमको बताना पड़ेगा ना भाई कितना चार्ज है, वो कैसे बताएंगे? तो ध्यान से समझिए। तो जैसे चार्ज का अपन ने डेफिनेशन लिखा हुआ था, तो यहाँ थोड़ा सा अपन चार्ज के बारे में कुछ चीजें और लिख लेते हैं कि चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। ध्यान से देखिएगा, चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। क्यू से हम उसको डिनोट करते हैं, एंड इट्स एसआई यूनिट इज, एंड इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल सी। कूलम एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे है ये। ठीक है, चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम सी। तो चार्ज के डेफिनेशन के जस्ट नीचे लिख लीजिएगा, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी ध्यान में रखिएगा, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। तो समझिएगा इस बात को। चार्ज क्या था? चार्ज आपने समझ लिया, चार्ज किससे डिनोट करते हैं आपने वो भी समझ लिया, एसआई यूनिट समझ लिया, और ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपने समझ लिया। और चार्ज हमारे पास में कहाँ पर हमको दिखेगा, या हम कहाँ से हम समझेंगे चार्ज के बारे में? तो आपको मैंने बताया कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज्ड एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज, है ना। ध्यान रखिएगा, इन इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का अपना एक मास, है ना, वेट, मास बोलना चाहिए, वेट अलग चीज रहती है, अपना एक मास अलग होता है, मास अलग चीज है, चार्ज अलग चीज है ना। इनके पास में चार्ज बोलना चाहिए, चार्ज है ये, है ना। और चार्ज कितना है? तो ध्यान से देखिए, पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज that is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, तो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या एक प्रोटॉन हो, उनके पास में चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मतलब दोनों के चार्जेस इक्वल होते हैं। ठीक है, हाँ, आप ऐसा शो कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, प्रोटॉन का चार्ज +1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। जैसा हमको जहां पर यूज होगा वैसा अपन इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट है ना। ध्यान से समझते जाइए इनको, बार बार यदि कहीं पर डाउट आ रहा है तो उसको एक बार और फिर से रिवाइज करिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा आपका। आप जितना आपके कोर्स में है, शायद थोड़ा सा मैं डीप चला जाता हूँ बीच बीच में, लेकिन आप उसको ध्यान में रखें, है ना। कोशिश करूंगा कि मैं भटकूं ना अपने रास्ते से। क्लियर है बात यहाँ पर? तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, आप समझ गए उसमें से कि भाई वही इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज। अब बताएं भाई कि यहाँ जैसे ये तो आप एटम की बात कर रहे थे, और वहाँ हम किसकी बात कर रहे थे कि भाई एक एबोनाइट मटेरियल की बात कर रहे थे, एबोनाइट रॉड की बात कर रहे थे, ग्लास रॉड की बात कर रहे थे। तो वो कैसे चार्ज हो गया? तो भाई जैसे मान के चलिए कि कोई भी मटेरियल है, अब ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखें आप, कि कोई भी मटेरियल जो होता है, यदि वो नॉर्मल कंडीशन में है ना, आइडियल कंडीशन में है, तो वो मटेरियल अनचार्ज होता है। वो मटेरियल कैसा होता है? अनचार्ज होता है। अनचार्ज कहने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है, ध्यान दीजिए। अनचार्ज कहने का मतलब ये होता है कि उसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया था, यहाँ मैंने एक और वर्ड लिखा था, न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन अनचार्ज होता है, इनके पास में कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए उसको जस्टिफाई नहीं किया था मैंने, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात की थी।
तो जैसे मैं बोल रहा था कि कोई भी मटेरियल आपका होता है तो मटेरियल एक स्टैंडर्ड कंडीशन, एक नॉर्मल कंडीशन में अनचार्ज होता है। अनचार्ज कहने का मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है, उसके पास में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अवेलेबल हैं उसके अंदर पे, बट बोथ आर इन सेम क्वांटिटी, है ना, बोथ आर इन सेम नंबर और सेम नंबर पे अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं कि हर एक नंबर का चार्ज जो है वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यदि इक्वल नेगेटिव इक्वल पॉजिटिव या इक्वल इलेक्ट्रॉन और इक्वल प्रोटॉन, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो आप सम करोगे, नेट करोगे। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव की अपन बात करते हैं +5, एक एग्जाम्पल ले लें, नेगेटिव की बात करते हैं -5, इक्वल हो गया। अब इसको आप सम करोगे तो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ प्रोटॉन प्लस में था, इलेक्ट्रॉन माइनस में था, दोनों के दोनों चार्जेस हैं, बोथ आर अपोजिट चार्जेस, और सम किया तो कितना आ गया आपका 0 आ गया। 0 मतलब क्या, नो चार्ज, है ना। तो नो चार्ज नहीं, अनचार्ज इसको बोलते हैं अपन, ठीक है, क्लियर है बात। तो इसको ध्यान में रखिए। इसके थ्रू आप इस बात पे नोटिस करें कि हमने देखा कि भाई यदि किसी भी मटेरियल के पास में, उसके एटम्स के पास में प्रोटॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अधिक है, कोई भी मटेरियल चार्ज कब होता है, उसको रब करा हमने, है ना, या इंडक्शन मेथड से उसको चार्ज किया। 2 मेथड होते हैं, उसको भी आप रहने दें, सिर्फ समझें इसको कि जब हम उसको चार्ज करते हैं तो वो या तो पॉजिटिव चार्ज होगा और या तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, आपका प्रोटॉन कर रहा है, मतलब उस मटेरियल के पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो अधिक हैं, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज। और कोई भी मटेरियल नेगेटिवली चार्ज कब कहलाएगा, जब उसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे, किसकी अपेक्षा में, पॉजिटिव के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जो कोई भी मटेरियल वो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी चार्ज में एक्वायर तभी होगा जब उसके पास में करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अधिक होंगे, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। और चार्जेस का डिनोशन आप समझ गए, क्यू से हम उसको डिनोट करते हैं एंड SI यूनिट इज कूलाम। तो इस तरीके से आपने चार्जेस के बारे में समझा। चार्जेस की एक और स्पेसिफिक, जो हमारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन वाली, थोड़ा सा हम उसको और समझ लेते हैं कि कैसे, कब वो अट्रैक्ट और कब वो रिपेल करता है। तो आपने मोस्टली आपने ध्यान दिया होगा तो आपने क्या देखा था कि जब मैंने इधर पे नेगेटिव चार्जेस को लिखा था, इधर पे पॉजिटिव चार्जेस को लिखा था, तो जब मैं किसी एक टेबल के सब्सटेंस को ले रहा हूँ, या चाहे नेगेटिव को चाहे पॉजिटिव को, लाइक वालों को ना ध्यान रखिएगा, तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन जब मैं इंटरचेंज करके मटेरियल्स लेता हूँ तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यदि ध्यान नहीं आ रहा हो तो एक बार थोड़ा सा पीछे जाएं और दोबारा उस जगह को देखें। तो चलिए ध्यान दीजिए। तो जैसे कोई मटेरियल मान लीजिए पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए ये एक मटेरियल है A, है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर B कोई एक मटेरियल है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यदि ऐसे कोई 2 मटेरियल जिनको जो सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, या ऐसा ही अपन एक और ले लें, मान लीजिए ये कोई A एक मटेरियल है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ B कोई एक मटेरियल है, ये भी आपका नेगेटिव चार्ज। तो यदि मैं इन A और B को पास में लेकर के आता हूँ, तो सिंस ये इन दोनों के पास में चार्जेस कैसे हैं, सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कौन सा फोर्स लगाएंगे यहाँ पर, रिपल्शन का। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी A और B दोनों के पास में चार्ज कैसे हैं, लाइक चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये भी क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि फॉर लाइक चार्जेस देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, कि जो भी लाइक चार्जेस हैं, जो भी लाइक चार्जेस के मटेरियल हैं, यदि आप उनको पास में लेकर के आएंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अनलाइक चार्जेस को लेकर के आते हैं, ध्यान से देखिए, फॉर अनलाइक चार्जेस
तो देखें, जैसे मान लीजिए ये आपका A है, ये आपका B है, एंड A इज पॉजिटिवली चार्ज, B इज निगेटिवली चार्ज। उल्टा भी कर सकते हो, A को निगेटिव चार्ज कर दो, B को पॉजिटिव चार्ज कर दो। अनलाइक हो गया ना, एक दूसरे की तरह नहीं है। तो जब ऐसे अनलाइक चार्जेस को अपन पास में लेकर के आते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो फॉर अनलाइक चार्जेस देयर इज, कौन सा फोर्स हो जाएगा, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो मेन थी हमारी, उसको ध्यान में रखिए कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इसका है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। अभी इसके बाद हम लोग चार्जेस की कुछ और प्रॉपर्टीज समझते हैं कि चार्ज का आपने वैल्यू तो देख लिया, मैग्नीट्यूड देख लिया कि नॉर्मली एक आपका इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन है तो उसके पास में टोटल कितना चार्ज होता है, नेट चार्ज। तो वो हमारा सिंगल के पास में ना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अभी हम थोड़ा चार्ज के कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसकी उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो बच्चों, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो 3 प्रॉपर्टीज अपनी यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। पहला है हमारा एडिटिविटी की प्रॉपर्टी, दूसरा है हमारा क्वांटिजेशन की प्रॉपर्टी, एंड थर्ड है हमारा कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी, है ना। तो अभी एडिटिविटी की प्रॉपर्टी क्या है, तो जैसे मान के चलिए कोई मैंने 2 चार्ज लिए, है ना, 2 मटेरियल लिए, चार्ज मटेरियल, एक के पास में है +5 कूलम चार्ज और दूसरे के पास में है +2 कूलम चार्ज। अब दोनों को हमने अटैच करके साथ में ज्वाइन करके रख दिया किसी वायर की मदद से या टच करके ऐसा रख दिया, तो क्या होगा, तो चार्ज उसके डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपस में, ठीक है। और आपस में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उनका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जैसे मैंने बताया एक के पास में क्या था +5 कूलम, एक के पास में क्या था -3 कूलम। तो अब इनका जो नेट चार्ज है वो कितना हो गया आपका, तो आप देखिए जैसे मैथ्स में अपन प्लस माइनस करते हैं तो बड़ा कौन सा है प्लस, तो यहाँ प्लस आया, 5 - 3 कितना गया 2 कूलम। तो इस तरीके से कोई भी चार्जेस हों, ये चार्जेस आपके एडिटिविटी के प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। आप भले अलग अलग चार्जेस हों, सेम चार्जेस होंगे +5 +3 +8 कूलम चार्ज हो जाएगा, अलग अलग चार्जेस हैं, तो इस तरीके से आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका मैथ्स का जो एल्जेब्रिक फंक्शन होता है उसके तरीके से आप इसको उस एडिशन का लॉ आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका क्वांटिजेशन। अब जैसे हम बात कर रहे थे वहाँ पर अभी कि कोई भी मटेरियल है वो मॉलिक्यूल्स एंड देन एटम से बनता है। अब किसी एटम के पास में मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन में अधिक है, उसके पास में क्या अधिक है 4 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के पास में क्या होता है नेगेटिव चार्ज। अब उस पूरे मटेरियल के पास में वैसे मान के चलिए 20 एटम्स हैं, क्या है 20 एटम्स हैं जिनके पास में 4 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। हर एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो नेट कितने हुए देखिए, अब समझिएगा इस बात को। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हर एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं 4, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन का है ना, एक एटम में टोटल कितने अधिक इलेक्ट्रॉन हैं 4, तो इंटू 4 कर दिया, तो मतलब एक एटम के पास में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। और यदि हम कहें उसके पास में टोटल पूरे मटेरियल में 20 मॉलिक्यूल्स एटम हैं, तो हमने क्या करा यहाँ पर और 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो इस तरीके से जो अपन ने ये मल्टीप्लिकेशन वाला यूज फॉलो किया कि भाई चार्जेस हमारे कितनी क्वांटिटी पे हैं, कितने नंबर पे हैं, 10, 20, 50, 52, तो हम क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है हम उसको डायरेक्टली उस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको नेट क्वांटिटी या हम कहें नेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हमको वहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। और इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, इस चार्ज को अपन किससे डिनोट करते हैं Q से। जैसे मान लीजिए ये मैंने लिखा Q एंड दैट इज इक्वल टू ±NE। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक फॉर्मूला है। प्लस माइनस से तो आप समझ रहे हैं कि प्लस किसको डिनोट करता है पॉजिटिव चार्ज को, माइनस किसको डिनोट करता है नेगेटिव चार्ज को। N यहाँ पर क्या है, तो N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, ठीक है। और E क्या है आपका स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक
चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज कहने का मतलब यहाँ पर वही आपका एक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मतलब जितना उसका एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज होता है E, दैट इज उसको अपन इनटू करेंगे किससे, n से। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन या जितने प्रोटॉन होंगे उसके नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो चार्ज को, तो हमारा नेट क्वांटिटी ऑफ चार्ज आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है बात। पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल रहेगा, नेगेटिव में रहेगा तो नेगेटिव चार्ज अवेलेबल रहेगा। तो क्लियर है, क्वांटिटेशन आप समझ गए। नॉर्मल थोड़ा थोड़ा समझते आना है इसको, बाकी डिटेल में आपको इसके बारे में 12th क्लास में अपन बताएंगे, है ना। अभी जितना आपको, हालांकि ये भी थोड़ा सा आपके उससे बाहर ही आ रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है ना, इतना आपको जानकारी होना चाहिए उसके बारे में। अगला है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो कंजर्वेशन को आप इतना समझ लो कि चार्जेस जो अपना बेसिक एक फॉर्मूला होता है और डेफिनेशन होता है, मैं उसको बता रहा हूँ। चार्जेस कैन नेवर बी क्रिएटेड, चार्जेस कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, charges can never be created nor be destroyed. It can only be transferred, है ना, transferred from one material to another। ठीक है, तो चार्जेस चार्जेस कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। तो चार्ज को अपन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब भी हम रब करते हैं तो हमारे चार्जेस जो होते हैं वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो हमारा मटेरियल चार्ज हो जाता है। अब कैसे जाते हैं तो वो थोड़ा सा ब्रीफ हो जाएगा, उसको अपन इतना अपन समझ लें, उसके बाद फिर अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज जो हमने देखा अभी तक में कि क्या क्या सीखा हमने कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फोर्स, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स, और मतलब चार्ज होना इसको अपन बोल सकते हैं। और इसके पास में किस किस टाइप के फोर्स वर्क करते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करता है। कहाँ से चार्जेस हमारे प्रोड्यूस हुए थे, कैसे हमने उसको देखा था, किसको हम पॉजिटिव या किसको हम नेगेटिव बोल रहे हैं, ये आपने उसको समझा। चार्जेस का डेफिनेशन देखा आपने, चार्जेस को कैसे सिंबल से अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपने देखा, उसका एसआई यूनिट देखा। ध्यान रखना है जब भी आप जैसे किसी का भी डेफिनेशन आता है आपको, तो डेफिनेशन लिखें, उसका सिंबल लिखें यदि है उसका, तो उसका एसआई यूनिट लिखें यदि है तो, अवेलेबल है तो, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लिखना ही चाहिए। ठीक है, और फिर इसके बाद में हमने जो चार्जेस की जो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी कौन सी थी कि भाई जो फोर्स अप्लाई करता है, कि भाई लाइक चार्जेस में कौन सा फोर्स अप्लाई करता है, लाइक चार्जेस में फोर्स ऑफ रिपल्शन और अनलाइक चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसके अलावा आपकी जो बेसिक प्रॉपर्टी थी ये तीन, एडिटिविटी, क्वांटिटेशन एंड कंजर्वेशन, तो इसके बारे में हमने देखा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे, अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बचता है इसके अलावा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का और फिर पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और तब उसके बाद फिर हम लोग आपके इलेक्ट्रिसिटी है, हम कहें इलेक्ट्रिक करंट पे अपन आएंगे, और वहाँ से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ जब मैं चार्ज के बारे में बात कर रहा था कि ये जो प्रॉपर्टीज़, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन के बारे में बात कर रहा था, तो नॉर्मली यहाँ पर मैं स्टैटिक चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे आगे भी अपन एक आध जो टॉपिक देखेंगे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे, स्टैटिक चार्ज के बारे में देखेंगे। स्टैटिक चार्ज कहने का मतलब क्या कि चार्ज मेरा एक जगह पे स्टेबल है ना। और जब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारा चार्ज मूव कर रहा होगा, कैसे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करते हैं। चलिए तब तक के लिए ध्यान रखें।